हेलो एंड वेलकम ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स, तो इसके हमने 19 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज हम इसका 20th पार्ट करेंगे। 20th पार्ट में आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉइल सैंपल्स। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं सॉइल के सैंपल्स के। ठीक है, सॉइल के सैंपल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो हमने पीछे भी बात की थी, हमारे पास डिस्टर्ब्ड सैंपल्स होते हैं और अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स होते हैं। डिस्टर्ब्ड सैंपल्स क्या होता है और अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डिस्टर्ब्ड सैंपल की अगर हम बात करें तो वो सैंपल जो है डिस्टर्ब हुआ होता है, मतलब जो उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो गया होता है। लेकिन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल में सैंपल में क्या होता है, जो भी नेचुरल स्ट्रक्चर होता है और या फिर अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वैसे ही रहती हैं, जैसे नेचुरल स्टेट में थी वैसे ही हमारे पास हमें सैंपल में भी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, उससे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। डिस्टर्ब सैंपल में अगर हम बात करें तो डिस्टर्ब सैंपल इज दैट इन विच द नेचुरल स्ट्रक्चर, जो भी नेचुरल स्ट्रक्चर है किसका, सॉइल का, गेट मॉडिफाइड। ठीक है, नेचुरल स्ट्रक्चर जो है सॉइल का मॉडिफाई हो जाता है, चाहे वो पार्शली मॉडिफाई हो चाहे वो एंटायरली मॉडिफाई हो। सैंपलिंग के टाइम पे ये मॉडिफाई हो जाता है, मतलब जब हम सैंपल लेते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है नेचुरल स्ट्रक्चर वो खराब हो जाता है, सिंपली हम बोलते हैं डिस्टर्ब सैंपल। अनडिस्टर्ब सैंपल की हम बात करें तो जो भी नेचुरल स्ट्रक्चर है और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो प्रिजर्व रहती हैं, वो मतलब एज इट इज रहती हैं। जैसे कि नेचर में सॉइल थी वैसे ही सैंपल जब लिया उसके बाद भी सॉइल हमें वैसी ही मिल जाएगी। थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है लेकिन वो ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल मानते हैं उन चेंजेस को। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें टॉपिक है डिस्टर्ब्ड बट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स कैन बी यूज्ड फॉर। जो भी डिस्टर्ब्ड सैंपल्स हैं लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हैं उनको हम किस किस चीज के लिए यूज करते हैं डिस्टर्ब्ड सैंपल को। तो उसके यूजेस की बात करें तो ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए उसको यूज किया जाता है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट फाइंड करने के लिए उसको यूज किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए उसको यूज किया जाता है, देन ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है सॉइल में उसको फाइंड करने के लिए उसको यूज किया जाता है, देन सॉइल की क्लासिफिकेशन करने के लिए उसको यूज किया जाता है, किसको, डिस्टर्ब्ड सैंपल को। ठीक है, डिस्टर्ब्ड बट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। एंड देन नेक्स्ट हम इसमें और भी पॉइंट देखेंगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स की अगर हम बात करें तो जो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स हैं उनको हम कहाँ पे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो उनको हम यूज करते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टेस्ट के लिए, शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, देन ट्राइएक्सियल कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें तो मतलब कितनी डिस्टर्बेंस हुई है सॉइल के सैंपल में वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी हम सैंपल लेते हैं वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, सैंपल जो है गुड क्वालिटी का होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, अगर हमारे पास थिकर वॉल है, अगर थिकर वॉल है सैंपलर की तो उसमें डिस्टर्बेंस जो है ज्यादा होगी। क्या होगा, ग्रेटर डिस्टर्बेंस होगी। जैसे कि हम बात करें ये सैंपलर है, इसकी जो वॉल की जो थिकनेस है अगर ये थिकनेस ज्यादा है तो हमारे पास जो सैंपल मिलेगा वो डिस्टर्ब सैंपल मिलेगा। इसकी थिकनेस अगर कम है तो हमें अच्छा सैंपल मिलेगा, डिस्टर्ब सैंपल मिलेगा। टेक गुड केयर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने अनडिस्टर्ब सैंपल निकाला है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग में ध्यान नहीं रखा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा सैंपल। और जो भी डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस है कोहेसिव सॉइल की, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस जो है किसकी, कोहेसिव सॉइल की और रॉक सैंपल की, उसे हम एस्टिमेट करते हैं किससे, रिकवरी रेशो से। रिकवरी रेशो से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस कितनी है। और डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस किसके बराबर होती है या फिर रिकवरी रेशो किसके बराबर होता है। रिकवरी रेशो एक रेशो होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ रिकवर्ड सैंपल डिवाइडेड बाय द theoretical length of recovered sample। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ रिकवर्ड सैंपल डिवाइडेड बाय द theoretical length of recovered sample। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है रिकवरी रेशो का। और इस केस में अगर हम बात करें, अगर रिकवरी रेशो हमारे पास 1 होगा, रिकवरी रेशो अगर हमारे पास 1 होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो सैंपल होगा ना तो वो कंप्रेस होगा ना तो स्वेल्ड होगा, नॉर्मल कंडीशन में सैंपल होगा। यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द रिकवर्ड सैंपल इक्वल टू थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ द रिकवर्ड सैंपल होगी। हमारे पास जो एक्चुअल लेंथ है रिकवर्ड सैंपल की वो थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ रिकवर्ड सैंपल के बराबर होगी। अगर रिकवरी रेशो हमारे पास लेस देन 1 है,
रिकवरी रेशियो लेस देन 1 है तो इसका मतलब हो गया कि सॉइल क्या है, कंप्रेस्ड है। रिकवरी रेशियो लेस देन 1 है तो सॉइल कंप्रेस्ड है। रिकवरी रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो सॉइल क्या है, स्वेल्ड है, मतलब सॉइल जो है फूली हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीजें रिमेंबर करनी है, रिकवरी रेशियो क्या होता है। एंड अगर रिकवरी रेशियो की वैल्यू 1 होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा, 1 होगी तो नॉर्मल कंडीशन है, ये लेस देन 1 होगी तो कंप्रेस्ड सॉइल है हमारे पास, सॉइल सैंपल। एंड देन रिकवरी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो सॉइल क्या है, स्वेल्ड कंडीशन में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सैंपलर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैंपलर, जैसे कि हमने पीछे बात की थी सैंपल्स की टाइप की बात की थी, अब हम बात करेंगे सैंपलर, सैंपलर के टाइप की बात, जो सैंपलर जिसमें हम सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के सैंपलर आ जाते हैं, एक थिक वॉल सैंपलर आ जाता है। थिक वॉल सैंपलर मतलब उसकी जो वॉल रहती है उसकी थोड़ी सी थिकनेस रहती है, मतलब स्प्लिट स्पून सैंपलर इसके अंदर आ जाता है। स्प्लिट स्पून सैंपलर थिक वॉल सैंपलर है, मतलब इससे जो सैंपल मिलता है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। देन सेकंड है हमारे पास थिन वॉल सैंपलर, मतलब इसकी जो वॉल की थिकनेस रहती है वो बड़ी कम रहती है, तो इसमें आ जाता है शेल्बय ट्यूब्स। ठीक है, शेल्बय ट्यूब से हमें अच्छा सैंपल मिल जाता है। तो इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि स्प्लिट स्पून सैंपलर क्या होता है और जो थिन वॉल सैंपलर क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्प्लिट स्पून सैंपलर की। ये आ गया थिक स्पून थिक सैंपलर। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ड्रिवन शू जो होता है अटैच होता है टू द डीपर एंड के साथ। ठीक है, डीपर एंड के साथ एक ड्रिवन शू अटैच होता है जिसको ड्राइव करते हैं हम किसमें, सॉइल में। ठीक है, उसमें कटिंग एज भी लगा होता है। ए सैंपल कैन बी स्क्रूड। ठीक है, जो सैंपल जो है उसको स्क्रू किया जाता है, सैंपल कैप को स्क्रू किया जाता है एंड एट हाईएस्ट एंड ऑफ द स्प्लिट स्पून। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो रेगुलर साइज रहता है, इसका जो साइज रहता है 35 mm इंटरनल डायमीटर रहता है इसका, और 50.80 mm इसका एक्सटर्नल डायमीटर रहता है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इसका जो थिकनेस है बहुत ही ज्यादा थिकनेस है, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो काफी ज्यादा थिकनेस हमारे पास मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो मतलब इसमें स्प्लिट स्पून सैंपलर, इसको हम थिक वॉल सैंपलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके वॉल की जो थिकनेस रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसके और भी कुछ पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं, वो जो मैंने पीछे लेक्चर बताए आपको उसके जैसे ही सेम लेक्चर है, सेम प्रोसीजर है इसमें भी। ठीक है, तो मैं सीधा डायरेक्टली चले जाता हूँ थिन वॉल सैंपलर पे। ठीक है, थिन वॉल सैंपलर में क्या होता है, इसकी जो वॉल की थिकनेस रहती है वो थोड़ी सी कम रहती है थिक वॉल सैंपलर से। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो डायमीटर रहता है अगर हम बात करें तो आउटसाइड डायमीटर 50.80 रहता है, जैसे कि उसमें था 50.8, लेकिन इनसाइड डायमीटर जो रहता है 47.63। उसमें कितना रहता था 35, लेकिन इसमें कितना 47.63 mm, यानी इसके आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, इसलिए इसको थिन वॉल सैंपलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ मेनी बोर होल्स। ठीक है, कितने बोर होल्स हम करें। ठीक है, अगर सैंपल्स हमने लेने हैं कितने बोर होल करें हम, तो वो जो बोर होल है वो डिपेंड करते हैं सेवरल फैक्टर पर, जैसे कि टाइप एंड साइज ऑफ प्रोजेक्ट, किस तरीके का मतलब किस टाइप का प्रोजेक्ट हमारे पास है, कितने साइज का प्रोजेक्ट है, देन बजट क्या है साइट इन्वेस्टिगेशन की, देन सॉइल की वेरिएबिलिटी उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है कि कितने बोर होल्स हमने करने हैं। ठीक है, एंड बोर होल्स को हमें उस जगह पे करना है जहाँ पे ज्यादा लोड एक्सपेक्ट हो, मतलब जहाँ पे जब फ्यूचर में स्ट्रक्चर बनेगा वहां पे ज्यादा लोड जिस जगह पे पड़ेगा उस जगह पे हमें बोर होल करना होता है, ताकि हमें फ्यूचर में जो लोड भरने वाले हैं हमें उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिंग एंड डेप्थ ऑफ बोरिंग। ठीक है, तो जो स्पेसिंग है बोरिंग के बीच में, बोर होल्स के बीच में, और डेप्थ जो है बोरिंग के बीच में वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, स्पेसिंग ऑफ बोरिंग में बी वेरी, जो स्पेसिंग है बोरिंग की वेरी करती है, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए 10 मीटर से 30 मीटर तक वेरी करती है, 1 स्टोरी इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए 20 से 60 मीटर हमारे पास होती है, हाईवेज के लिए 250 से 500 मीटर, रेजिडेंशियल
सब डिवीजन के लिए 250 मीटर से 500 मीटर, डैम्स एंड डाइक्स के लिए 40 मीटर टू 80 मीटर। देन मिनिमम डेप्थ की बात करें तो मिनिमम डेप्थ की कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी हैं, ये आपको रिमेंबर कर लेनी है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू ASCE 1972 के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो सिंगल स्टोरी है 3.50 मीटर, 2 स्टोरीज के लिए 6.0 मीटर डेप्थ होनी चाहिए, 3 स्टोरीज के लिए 10 मीटर, 4 स्टोरीज के लिए 16 मीटर एंड 5 स्टोरी के लिए 24 मीटर। मतलब जितनी भी स्टोरी इंक्रीज कर दी है तो हमारे पास जो डेप्थ ऑफ बोर्डिंग है वो भी क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना, वहां पे लिखना है RPN शर्मा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।